Question number 1. A three-phase squirrel cage induction motor has a full load efficiency of 0.8 and a maximum efficiency of 0.9. It is operated at a slip of 0.6 by applying a reduced voltage. Efficiency of the motor at this operating point is option A less than 0.4, option B greater than 0.6, option C in the range of 0.8 plus minus 0.1, none of the above. तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन है, ठीक है, जिसकी स्लिप दे रखी है S इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 0.6, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि आपके पास इफिशियंसी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी अगर आपके पास कुछ ये ऑपरेशन है। मेरे पास दिया हुआ है कि इफिशियंसी आपको मैक्सिमम इफिशियंसी दे रखा है फुल लोड इफिशियंसी ऑफ 0.8 एंड मैक्सिमम इफिशियंसी कितना दे रखा 0.9, बट इट इज ऑपरेटिंग एट 0.6 स्लिप। देन आपसे पूछा गया अब बताओ इस ऑपरेटिंग पॉइंट पे जो इफिशियंसी होगी वो कितनी आपके पास आएगी। चार ऑप्शन को दिए हैं, ठीक है। तो आप बताओ मुझको, सबसे पहले अगर स्लिप की वैल्यू इतनी है तो इफिशियंसी के लिए मुझको क्या चाहिए होता, दैट इज इक्वल टू पी आउट डिवाइड बाय कितना, पी इन, ठीक है। कुछ इतनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी, ठीक है, पी आउट डिवाइड बाय कितना, पी इन, ठीक है। अब बताओ मुझको अगर मेरे पास क्या है इफिशियंसी, अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो पी आउट की वैल्यू कितनी निकलती है, पी आउट इज इक्वल टू क्या होता है बोलो ना, पी आउट इज इक्वल टू इन केस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मशीन याद करो डेवलप्ड पावर माइनस कितना, मैकेनिकल लॉसेस, मैकेनिकल लॉसेस, इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। ये मेरे पास कुछ आएगा पीडी माइनस मैकेनिकल लॉसेस, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा है तो आप बताओ अगर मैं मैकेनिकल लॉसेस को मान लेता हूं कि इट विल बी जीरो तो मैं क्या कह दूंगा, पी आउट इज इक्वल टू पीडी, तो मैं क्या लिख दूंगा, पी आउट इज इक्वल टू पीडी, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं पी इनपुट की। पी इन को जो आप लिखते हो, पी इनपुट जो आपके पास अवेलेबल होगा कैसे आप कैलकुलेट करोगे, पी इन की वैल्यू अगर आपको निकालना होगा तो पी इन किसका पी इन आप कैलकुलेट करोगे, आप बताओ मुझको। पी इन इज इक्वल टू आप लिखते हो, क्या लिखते हो आप, पीजी और पी इन में क्या रिलेशन होता था, पी इन इज इक्वल अगर मुझको चाहिए होता तो आप लिखते थे पीजी रोटर की इनपुट पावर, ठीक है, प्लस कितना स्टेटर कॉपर लॉसेस और कोर लॉसेस, इज इट क्लियर, ठीक है। तो आप पास पी इन की वैल्यू कितनी आएगी, पीजी प्लस स्टेटर कॉपर लॉसेस और कोर लॉसेस। अगर मैं इसको भी नेग्लेक्ट कर देता हूं तो पी इन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना आपके पास आएगा, दैट इज रोटर इनपुट पावर, ठीक है। तो आपके पास कुछ पी इन पीडी इतना आ गया। अब बताओ मुझको तो इफिशियंसी अगर मैं लिखूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, पीडी डिवाइड बाय कितना, पीजी, और पीडी की वैल्यू में लिख सकता हूं 1 माइनस एस इंटू कितना, पीजी डिवाइड बाय कितना, पीजी, पीजी पीजी कैंसिल आउट हो गया, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एस, और एस की वैल्यू कितनी 1 माइनस 0.6, तो कितनी आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू 0.4। क्लियर उतनी बात। तो आपके पास जो इफिशियंसी जो इसकी हो सकती है दैट विल बी, अगर मैं लॉसेस को अगर मैं नेगलेक्ट कर देता हूं तो मेरे पास इफिशियंसी कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 0.4। तो आप बताओ मेरे पास जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं ग्रेटर देन 0.6 दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है आप बताओ मुझको, 0.4 से नीचे ही रहनी है इफिशियंसी, 0.4 से ऊपर नहीं जा सकती, क्यों पॉसिबल नहीं है आप बताओ मुझको। अगर मैं पी आउट में इस लॉस को माइनस करता, अगर लॉस को मैं माइनस कर देता तो मेरे पास जो पी आउट आता वो पीडी से कम आता, ठीक है, पीडी से कम आता तो मतलब ये वैल्यू क्या आती है आपके पास, लोअर वैल्यू आती, ठीक है। नेक्स्ट बताओ अगर मैं पी इन में इस लॉस को ऐड कर देता, ठीक है, तो मेरे पास क्या आता है, जो पी इन की वैल्यू आ जाती है वो क्या आती है आपके पास, ज्यादा आती, तो ये वैल्यू क्या आती है आपके पास, ज्यादा आती। तो आप बताओ इफिशियंसी वैल्यू ये इसको रिड्यूस करेगा, और अगर नीचे बढ़ाओगे आप तब भी इफिशियंसी रिड्यूस करेगी, तो इफिशियंसी क्या करेगी 0.4 से कम ही आएगी। क्लियर उतनी बात। तो 0.4 ज्यादा पॉसिबल नहीं हो सकती, तो इसका मतलब मेरे पास जो ऑप्शंस गिवन है इसमें से कौन सा पॉसिबल हो सकता है, दैट इज लेस देन 0.4, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आई इतनी बात। तो इफिशियंसी जो इसकी आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 0.4 इज द राइट आंसर, लेस देन 0.4 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले हैं। अ थ्री फेज 20 किलोवाट 400 वोल्ट 1470 आरपीएम 50 हर्ट्ज squirrel cage induction motor develops a torque of 100 Newton meter at a speed of 1400 rpm. If the motor is connected to a 30 hertz supply for the same load torque, supply voltage and the new speed are respectively option A 240 volt and 800 rpm, option B 400 volt and 800 rpm, option C 240 volt and 1400 rpm, option D 400 volt and 1400 rpm. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक थ्री फेज सिंक्रोनस थ्री फेज इंडक्शन मशीन है, ठीक है, स्लिप रिंग टाइप मशीन है, जिसमें आपके पास क्या गिवन है,
आउटपुट पावर 20 किलोवाट, लोड टॉर्क दिया हुआ 100 न्यूटन और कह रहा है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अगर लोड टॉर्क आपका कांस्टेंट है इसका मतलब टी जो भी आएगा शाफ्ट पे जो भी टॉर्क अवेलेबल होगा वो क्या रहेगा अगर कांस्टेंट। तो आप बताओ मुझको लोड टॉर्क, टॉर्क इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू किसके होता है 5 टाइम्स ऑफ कितना करंट, ठीक है। ये आपके पास टॉर्क आपके पास हमेशा आता है, ठीक है। अगर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू 5 टाइम्स ऑफ आई तो आप कह सकते हो कि अगर टॉर्क इज कांस्टेंट तो मैं कह सकता हूं phi1 I1 इज इक्वल टू कितना phi2 इंटू I2, ठीक है। फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास कांस्टेंट, ठीक है। अगर फ्लक्स की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट होगी तो आप बताओ मुझको तो इसका मतलब क्या होगा करंट की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास कांस्टेंट। तो मैं क्या कहूंगा कि यहां पे क्या है फ्लक्स भी कांस्टेंट है और जो रोटर की करंट है वो भी क्या है आपके पास है कांस्टेंट। इज इट करेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें मेरे पास क्या है कांस्टेंट है। अब बताओ मुझको जो रोटर की स्पीड दे रखी हो कितनी दे रखी 400 आरपीएम, रेटेड स्पीड दे रखी 1470 आरपीएम, ना तो यहां पे कोई नंबर ऑफ पोल्स गिवन है, कुछ भी आपके पास अवेलेबल नहीं, यहां पे मेरे पास ना तो कोई नंबर ऑफ पोल्स गिवन है ना तो आपके पास कोई बस आपके पास फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है दैट इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो आप बताओ सिंक्रोनस स्पीड और जो उसकी रेटेड स्पीड है, ठीक है, उसमें जो डिफरेंस होता है वो स्लिप का डिफरेंस होता है। तो आप बताओ मुझको मैं मान के चल रहा हूं कि इनके बीच का डिफरेंस बहुत थोड़ा होता है और होता भी है, तो आप क्या कर सकते हो सिंक्रोनस स्पीड अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो यू कैन ऑप्ट नियर बाय स्पीड 1470 से आप ज्यादा स्पीड ऑप्ट कर सकते हो। कितनी स्पीड आएगी दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली मैंने मान लिया 1500 आरपीएम, ठीक है। 50 हर्ट्ज सिस्टम के लिए 1500 आरपीएम मैंने मान लिया, ठीक है। तो आप बताओ मुझको एनएस की वैल्यू मैं पहले से ही मान लिया कितनी है, एनएस इज इक्वल टू कितना 1500 आरपीएम। इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो एनएस की वैल्यू मैंने कितना मान लिया 1500 आरपीएम। अगर एनएस की वैल्यू इतनी है तो बताओ स्लिप की वैल्यू इस केस में कितनी आ जाएगी जब 50 हर्ट्ज सप्लाई आपके पास अवेलेबल है तो स्लिप की स्पीड स्लिप इज इक्वल टू आ जाएगा एनएस माइनस एनआर डिवाइड बाय कितना एनएस। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1500 माइनस 1400 डिवाइड बाय कितना 1500, तो आपके पास कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय कितना 1500। आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाय कितना 15। तो स्लिप की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास स्लिप की वैल्यू जो दी हुई है फर्स्ट केस में जो निकल के आएगी 1 डिवाइड बाय कितना 15, ठीक है। अब बताओ दूसरी चीज आप बताओ मुझको, दूसरी चीज बात करूं अब अगर मेरे पास क्या है फ्लक्स इज कांस्टेंट phi1 इज इक्वल टू कितना phi2, तो मैं कह सकता हूं ना v1 बाई f1 इज इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट v2 बाई f2, ठीक है। आप ध्यान रखो यहां पे आप क्या कर रहे हो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हो, अगर फ्रीक्वेंसी को आप बदल रहे हो, ठीक है, तो ऐसा आपको बदलना पड़ेगा फ्लक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए इट मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। जब भी आप बिलो रेटेड फ्रीक्वेंसी आप चेंज करते हो, जब भी इसका स्पीड कंट्रोल आप क्या कर रहे हो आप बिलो रेटेड स्पीड कर रहे हो, तो हमेशा कैसा स्पीड कंट्रोल होता है v बाई एफ कंट्रोल, ठीक है। जब भी आप एबव रेटेड स्पीड पे आप जाते हो, एबव रेटेड स्पीड मतलब एबव रेटेड फ्रीक्वेंसी अगर आप जाते हो तो जो स्पीड कंट्रोल आप करते हो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इन 3 फेज इंडक्शन मशीन स्पीड कंट्रोल दो तरीके से आप पाते हो, वन इज v बाई एफ कंट्रोल एंड नेक्स्ट वन इज नोन एज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। v बाई एफ जो कंट्रोल होता है बिलो रेटेड फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहां रेटेड फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज, सेकंड फ्रीक्वेंसी आप कितना कर रहे हो 30 हर्ट्ज, तो इसका मतलब बिलो अगर आपके पास रेटेड स्पीड आप करने वाले हो तो आपका हमेशा और हमेशा क्या होगा v बाई एफ रेशियो हमेशा क्या होता है कांस्टेंट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस वन, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर v बाई एफ रेशियो कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब फ्लक्स कांस्टेंट होगा, फ्लक्स अगर कांस्टेंट होगा तो आप कह सकते हो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा f के। क्लियर उतनी बात। अगर ऐसा है तो मैं ये भी कह सकता हूं ना कि v1 डिवाइड बाई f1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपके पास v2 डिवाइड बाई कितना f2। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके के रेशियो आप मिल जाएंगे। तो आपका अगर वोल्टेज यहां पूछा गया होता सेकंड केस के लिए तो कितना आपके पास आ जाता v1 की वैल्यू कितनी होगी, v1 की वैल्यू आपको गिवन है, v2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, f1 और f2 क्या है आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो आप बताओ मुझको f1 की वैल्यू कितनी 50 हर्ट्ज, f2 की वैल्यू कितनी आपके पास है 30 हर्ट्ज, v1 की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज कितनी दे रखी है 400 वोल्ट, तो आप यहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हो v2। तो मुझे बताओ 400 डिवाइड बाई f1 इज 50 इज इक्वल टू v2 निकालना है मुझको, f2 इज 30, तो v2 वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, v2 इज इक्वल टू आ जाएगा 400 डिवाइड बाई 50 इंटू कितना 30, तो ये मेरे पास v2 वैल्यू आ जाएगी इतना वोल्ट। क्लियर उतनी बात, ठीक है। अब बताओ मुझको कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 580,
दैट इज इक्वल टू 240 वोल्ट। इज इट ओके? ठीक है, तो आपके पास जब फ्रीक्वेंसी अगर रिड्यूस करोगे तो वोल्टेज कितना हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 240 वोल्ट। इज इट ओके? नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब मुझे जो इंटरेस्ट है, मुझे निकालना स्पीड। ठीक है, तो आप बताओ मुझको, फर्स्ट केस में आपके पास स्लिप की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। ठीक है, टॉर्क आपका कांस्टेंट है। अगर आपके पास टॉर्क कांस्टेंट है, V बाई एफ रेशियो आपका कांस्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि मेरे पास स्लिप और स्पीड में क्या क्या रिलेशंस आपके पास डेवलप होंगे। इज इट ओके? तो चलो देखते हैं जरा कैसे कैसे इन रिलेशंस को हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं जरा। तो मेरे पास लोड टॉर्क क्या है, कांस्टेंट। अगर लोड टॉर्क मैं फर्स्ट केस के लिए T1 लिख दिया, सेकंड केस के लिए T2 लिख दिया। टॉर्क कैसे आप कैलकुलेट करते हो, 3 इंटू I2 स्क्वायर इंटू कितना R2 डिवाइड बाई कितना S। ठीक है, तो यही आप कंडीशन लगाते हो ना। ठीक है, यहां मैंने क्या कर दिया, S1 कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, I21 कर दिया मैंने। नेक्स्ट क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ इंटू I22 स्क्वायर इंटू कितना R2 डिवाइड बाई कितना S2। ठीक है, इज इट ओके और नॉट? ठीक है, अब बताओ, अगर आपके पास कांस्टेंट, आपके पास फ्लक्स है, टॉर्क अगर कांस्टेंट है, करंट की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर करंट की वैल्यू कांस्टेंट है तो ये खत्म हो गया। ठीक है, R2 खत्म हो गया। ठीक है, तो मेरे पास कितना मिल जाएगा, 3 डिवाइड बाई ओमेगा एस होता है। ठीक है, ओमेगा S1 और यहां पे क्या आएगा, ओमेगा S2। तो आप बताओ मेरे पास कितना मिल जाएगा, S1 इंटू ओमेगा S1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, S2 इंटू कितना ओमेगा S2। ठीक है, तो आप बताओ ये कुछ रिलेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इससे क्या मिल जाएगा, S2 डिवाइड बाई S1 इज इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा, S2 डिवाइड बाई S1 इज इक्वल टू मिल जाएगा ओमेगा S1 डिवाइड बाई कितना ओमेगा S2। और ये क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है। ठीक है, तो आप बताओ सिंक्रोनस स्पीड हमेशा फंक्शन होती 120 f/p, मतलब फ्रीक्वेंसी फंक्शन। मैं लिख सकता हूं ना, S2 डिवाइड बाई S1 इज इक्वल टू आ जाएगा F1 डिवाइड बाई कितना F2। तो आप बताओ S2 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू F1 इज 50, F2 इज 30 और मल्टीप्लाइड बाय S1। और S1 की वैल्यू अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है, S1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 1 डिवाइड बाय कितना 15। ठीक है, तो आप अगर इससे कैलकुलेट करोगे तो S2 की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू S2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 डिवाइड बाय कितना 9। तो मेरे पास कितना आ गया, 1 डिवाइड बाय कितना 9, 1 डिवाइड बाय कितना 9। S2 की वैल्यू आपने निकाल लिया। अब अगर S2 आपको पता चल गया, अब आप खुद रिलेट करके देखो, अगर मेरे पास S2 आ गया तो मैं अब नहीं स्पीड निकाल सकता, बिल्कुल मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं जरा देखो। ठीक है, मेरे पास क्या होता है, S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NS2 माइनस NR2 डिवाइड बाय कितना NS2। ठीक है, NR2 आपको चाहिए था, NR2 इज इक्वल टू कितना मेरे पास मिलेगा, बोलो कितना मिलने वाला है, S2 बोलो NS2 1 माइनस कितना S2। ठीक है, NS2 अगर निकालना है तो NS2 इज इक्वल टू कितना आपके पास आएगा, आप बोलो NS2 इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, NS2 इज इक्वल टू आपके पास आएगा, आपको पता है NS इज प्रोपोर्शनल टू कितना F, तो NS2 डिवाइड बाय NS1 इज इक्वल टू कितना F2 डिवाइड बाय कितना F1। तो आप बताओ NS2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F2 डिवाइड बाय F1 इंटू NS1 1 माइनस कितना 1 डिवाइड बाय 9। तो मेरे पास कितना आ गया, F2 की वैल्यू है 30 डिवाइड बाय कितना 50, NS1 कितना 1500, 1 माइनस 1 बाय 9। आप इसको सॉल्व कर लोगे, यू आर गोइंग टू गेट रोटर जो स्पीड आ जाएगी दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 800 आरपीएम। इज इट ओके? तो 800 आरपीएम आपकी स्पीड आएगी और जो आपके पास न्यू वोल्टेज जो आएगा, सप्लाई वोल्टेज, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू 250 वोल्ट। तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर इतनी बात? तो मेरे पास क्या हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सप्लाई वोल्टेज जो आपको देना पड़ेगा 240 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है, इट इज अ बिलो रेटेड स्पीड, बिलो रेटेड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ठीक है, तो सप्लाई वोल्टेज विल बिकम 240 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो एनआर की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 800 आरपीएम। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और उसमें देखते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। A 50 Hz 440 volt 3-phase 4-pole induction motor develops half the rated torque at 1490 rpm with the applied voltage magnitude remaining at the rated value, neglected stator and rotor winding resistance and leakage reactance, iron losses, the frequency in hertz if the motor has to develop the same torque at 1600 rpm will be। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया, इट्स क्वेश्चन नंबर 3, इट्स अ गेट 1995। मेरे पास एक 3 फेज इंडक्शन मशीन दे रखी है, इसका वोल्टेज कितना आपके पास
440 वोल्ट, ठीक है। अब क्या है, यहां पे जो आपके पास है फ्रीक्वेंसी, जब आपके पास 50 हर्ट्ज है, 4 पोल इस मशीन में है, तब इसकी स्पीड कितनी 1490 आरपीएम, ठीक है। और उस टाइम पे जो टॉर्क डेवलप कर रहा है हाफ ऑफ द रेटेड टॉर्क, ठीक है। ये है फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में उसने कह दिया कि अगर स्पीड मेरी कितनी हो जाए 1600 आरपीएम विद द सेम टॉर्क, एंड विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, मतलब वोल्टेज इज नॉट गेटिंग चेंज, तो मैं क्या कहूंगा कि दोनों ही कंडीशन में एट 50 हर्ट्ज पे कह लूं F1 इज इक्वल 50 हर्ट्ज, V1 मेरे पास कितना है एट 50 हर्ट्ज, एंड F2 जो मुझे कैलकुलेट करना है एट F1 एंड F2, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल कितना 440 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या मेरे पास है, सेम मैडम T1 इज इक्वल टू कितना, T2 इज इक्वल टू कितना कांस्टेंट, ठीक है, ऐसा उसने कहा है, ठीक है। अब बताओ मुझको फर्स्ट केस में जब 50 हर्ट्ज है तो स्पीड कितनी है, N1 इज इक्वल कितना है 1490, ठीक है। NS की वैल्यू चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। NS1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली है तो NS इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल कितना 120 f/p, तो इसका मतलब मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी, तो NS1 की वैल्यू आ जाएगी 120 f1 की वैल्यू 50 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स 4, दैट इज इक्वल टू 3, कितना आ गया आपके पास 1500 आरपीएम, ठीक है। अब अगर आपके पास NS1 पता, N1 पता है, तो यू कैन कैलकुलेट द शिफ्ट वैल्यू, S1 इज इक्वल टू NS1 माइनस NR1 डिवाइड बाय कितना NS1, तो मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1500 माइनस 1490 डिवाइड बाय कितना 1500। इफ आई विल कैलकुलेट दिस थिंग, तो स्लिप की वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी, S1 की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज इक्वल टू 0.0067, 0.006। यू कैन कैलकुलेट दिस थिंग, इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक इन कैलकुलेशन यू कैन करेक्ट दैट थिंग, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया 0.0067 इज द स्लिप अंडर फर्स्ट कंडीशन, इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। अब बताओ मुझको नेक्स्ट केस में मुझको फ्रीक्वेंसी चाहिए केस 2 में, ठीक है। तो आप बताओ मुझको सबसे पहले, क्योंकि टॉर्क कांस्टेंट आपके पास सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट, तो पहले टॉर्क का एक्सप्रेशन जानते हैं, ठीक है। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन जो होता है T इज इक्वल टू 3 बाई ओमेगा एस इंटू वी स्क्वायर इंटू कितना बोलो ना R2 डिवाइड बाई एस का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर इंटू कितना R2 डिवाइड बाई कितना s, ऐसा कुछ होता है टॉर्क एक्सप्रेशन, ठीक है। आप बताओ मुझको मेरा जो ऑपरेशन होता है वो हमेशा लो स्लिप रीजन में होता है, ठीक है। तो इंडक्शन मशीन स्टेडी स्टेट कंडीशन में लो स्लिप रीजन में ऑपरेट करती है। तो आप बताओ मुझको अगर लो स्लिप रीजन की बात करूं तो यहां पर आपके पास 2 स्लिप रीजन डेवलप होंगे, एक क्या होगा लो स्लिप रीजन, ठीक है। तो लो स्लिप रीजन में क्या होगा आपके पास S की वैल्यू बहुत कम होगी। अगर S की वैल्यू बहुत कम होगी, जरा बताओ R2 बाई S और X2 में कौन सी वैल्यू ज्यादा मिलेगा आपके पास, लो स्लिप रीजन है तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू X2, तो मैं कहूंगा दिस वैल्यू विल बी वेरी लार्ज। अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज होगी तो X2 को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो मेरे पास TD का एक्सप्रेशन आ जाएगा 3 डिवाइड बाई ओमेगा S इंटू कितना V स्क्वायर डिवाइड बाई कितना R2 बाई एस को मैं ले लेता हूं, R2 बाई एस, X2 डैश को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, तो आप बताओ मुझको इंटू R2 डिवाइड बाई एस, दैट विल कम आउट टू बी 3 बाई ओमेगा एस इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना R2। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टॉर्क जो है वो प्रोपोर्शनल किसके, एस वी स्क्वायर के, इज इट करेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब स्लिप जो है वो प्रोपोर्शनल है T डिवाइड बाई कितना वी स्क्वायर के, इज इट करेक्ट। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है मेरे पास, क्या टॉर्क कांस्टेंट है, वोल्टेज भी कांस्टेंट है, तो मैं क्या कहूंगा S1 इज इक्वल टू कितना है आपके पास S2, मतलब स्लिप की वैल्यू क्या है आपके पास कांस्टेंट, इज इट करेक्ट। अगर स्लिप की वैल्यू कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूं ना स्लिप इज इक्वल टू क्या होता है NS1 माइनस NR1 डिवाइड बाई कितना NS1, ठीक है, इज इक्वल टू NS2 माइनस NR2 डिवाइड बाई कितना NS2, इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। आप बताओ मुझको आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आने वाली है, यही आपको कैलकुलेट करना वाला, तो आप जरा निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी आने वाली मेरे पास, ठीक है। आप बताओ NS1 की वैल्यू आपके पास कितनी 1500 माइनस NR1 की वैल्यू आपके पास कितनी अवेलेबल है, दैट इज इक्वल टू 1490, इज इट करेक्ट, ठीक है, डिवाइड बाय कितना NS1 की वैल्यू कितनी 1500 आरपीएम, ठीक है। नेक्स्ट बताओ मुझको NS2 की वैल्यू आई डोंट नो, ठीक है, तो NS2
इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, माइनस Nr2 की वैल्यू मेरे पास कितनी अवेलेबल है, दैट इज इक्वल टू कितना 1600, इज इट करेक्ट? ठीक है, डिवाइड बाई कितना है मेरे पास NS2. Why we cannot get the NS2? Because NS2 is equal to 120 F2 divided by P. Is it okay or not? ठीक है, आपके पास क्या हो गया, यहां पे एक एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, तो आप बताओ यहां जरा कैलकुलेट करोगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.0067, अभी आपने कैलकुलेट किया था, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, नेक्स्ट बोलो मेरे पास NS2 माइनस 1600 डिवाइड बाई कितना NS2. इज इट क्लियर? ठीक है, NS2 का आप इधर मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास कितना आ जाएगा NS2 0.0067 इज इक्वल टू NS2 माइनस कितना 1600. ठीक है, तो NS2 एक तरफ कर लो, इसको उधर लेके चले जाओ, तो NS2 ब्रैकेट 1 माइनस 0.0067 इज इक्वल टू कितना 1600. ठीक है, तो NS2 की वैल्यू मेरे पास आ गई, NS2 इज इक्वल टू आ गया आपके पास 1600 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.00 कितना 67. तो आपके पास NS2 की जो वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1600 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.0067. तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी दैट विल बी 1610.79. दिस इज द NS2 वैल्यू. ठीक है, अगर NS2 आपके पास आ गया, अब बताओ अगर NS2 पता चल गया तो NS2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 F2 डिवाइड बाई कितना नंबर ऑफ पोल्स. ठीक है, तो F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू हो जाएगा NS2 इंटू कितना P डिवाइड बाई कितना 120. NS2 की वैल्यू आपके पास पता है कितनी है मेरे पास 1610.79 इंटू नंबर ऑफ पोल्स दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई कितना 120. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास इंटू दैट इज 4 डिवाइड बाई कितना 120, तो मेरे पास कितना आ गया आपके पास 53.69 हर्ट्स. इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो मेरे पास जो आ गया, मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू आ जाएगी 53 पॉइंट कितना 69 हर्ट्स. समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो आप एक प्रॉपर वे में आप चलते रहो, यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखो जब भी कभी बात की जाती है ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन इज जनरली प्रेफर्ड इन द लो स्लिप रीजन. तो आप लो स्लिप रीजन के लिए आप कैलकुलेशन को आप इजी वे में परफॉर्म कर सकते. टॉर्क इज कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. टॉर्क इज कांस्टेंट एंड वोल्टेज इज आल्सो कांस्टेंट. इसका मतलब स्लिप की वैल्यू क्या हो गया आपके पास कांस्टेंट. अगर स्लिप की कांस्टेंट हो गई तो आप उससे कैलकुलेशन करोगे तो यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 53.69 हर्ट्ज. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्या चीजें हम सीख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, द पावर इनपुट टू ए 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर रनिंग एट 975 rpm is 40 kilowatt. The stator losses are 1 kilowatt and friction and windage losses total 2 kilowatt. The efficiency of the motor is option A 92.5%, option B 90%, option C 91% and option D is 88%. मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर आपके पास गिवन है. ठीक है, जिसपे क्या है, सप्लाई वोल्टेज इज दिस वन, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, रोटर स्पीड इज दिस वन, स्टेटर में जो लॉसेस आपके क्रिएट हो रहे हैं दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट, जो विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस दैट इज इक्वल टू 2 किलोवाट, इनपुट जो आपके पास अवेलेबल है दैट इज इक्वल टू 40 किलोवाट. ठीक है, ये आपके पास अवेलेबल है, इतना सब कुछ दिया हुआ है. अब आपके पास क्या है, 6 पोल की मशीन है, तो मेरे पास P इज इक्वल टू कितना है 6 पोल. ठीक है, तो आप बताओ मुझको क्या कैलकुलेट, इफिशियंसी अगर आपको चाहिए दैट मींस यू नीड P आउट डिवाइड बाय कितना P इन. ठीक है, इनटू कितना 100. ठीक है, तो इनपुट तो पता है मेरे को, तो P आउट डिवाइड बाय कितना है मेरे पास 40 इंटू 10 पावर कितना 3 इंटू कितना 100. ठीक है, इतना परसेंट एफिशिएंसी के लिए P आउट चाहिए. P आउट अगर मुझे निकालना है तो P आउट इज इक्वल टू, आप याद करो जन मोटर में, PD माइनस कितना मैकेनिकल लॉसेस. इज इट ओके? ठीक है, तो PD माइनस PWF दैट इज इक्वल टू PD माइनस कितना है 2 किलोवाट. इज इट ओके और नॉट? ठीक है, 2 किलोवाट हैज बीन गिवन टू यू. ठीक है, अब बता मुझको, चलो ठीक है, अब मेरे पास P आउट जानना है, PD चाहिए. PD निकालना अगर है तो PD के बारे में आप जरा ध्यान से सुनो. PD आप कैसे कैलकुलेट करते थे, PD और PG में एक रिलेशन होता है. ठीक है, तो आप बताओ मुझको, मैं अगर निकालना चाहता हूं कि मेरे पास PD की वैल्यू कितनी आएगी, चलो निकाल के देखते कितनी आएगी. ठीक है, तो आप बताओ, PD आप डायरेक्टली तो पा नहीं सकते. ठीक है,
पीडी कैसे मिलेगा, पीजी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास क्या, स्टेटर का इनपुट आपको पता है कितना है आपके पास है, दैट इज इक्वल टू 40 किलोवाट, ठीक है। तो आप पीजी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप बताओ मुझको, सबसे पहले मैं बात करूं कि मैं अगर निकालना चाहता हूं पीजी, ठीक है, पीजी मतलब क्या हुआ, रोटर का इनपुट पावर, ठीक है। रोटर का इनपुट पावर अगर मैं बात करूं तो वो कितना होगा आपके पास, पी इन माइनस पी स्टेटर लॉस, इज इट ओके। पी इन कितना मेरे पास 40 किलोवाट और स्टेटर लॉस कितना मेरे पास है, दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। तो आप बताओ पीजी की वैल्यू कितनी आ गई, 39 किलोवाट। इज इट करेक्ट और नॉट। अगर पीजी मुझे पता चल गया तो मैं पीडी डायरेक्ट निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, पीडी और पीजी में रिलेशन आपके पास होता है, पीजी इज टू पीसी इज टू पीडी इज इक्वल टू कितना, 1 इज टू एस इज टू कितना, 1 माइनस एस, ठीक है। तो आप बताओ मुझको पीडी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पीजी डिवाइड बाई पीडी इज इक्वल टू आएगा 1 डिवाइड बाई कितना, 1 माइनस एस। तो इसका मतलब पीडी डिवाइड बाई पीजी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पीडी इज इक्वल टू पीजी इंटू कितना, 1 माइनस एस, ठीक है। तो पीडी की वैल्यू जरा पुट कर देते हैं, मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस एस इंटू कितना, पीजी माइनस कितना, 2 किलोवाट, ठीक है। तो आप बताओ मुझको कितना हो जाएगा, 1 माइनस एस इंटू पीजी, पीजी की वैल्यू है 39 किलोवाट माइनस कितना, 2 किलोवाट। इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो मुझे फाइनली क्या चाहिए, स्लिप चाहिए, ठीक है। तो स्लिप तो मैं इजीली निकाल सकता हूं। स्लिप इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, एस इज इक्वल टू होगा एनएस माइनस एनआर डिवाइड बाई कितना, एनएस, ठीक है। एनएस की वैल्यू होती है 120 इंटू एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज, तो 120 एफ मींस 50 हर्ट्ज डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स, पोल्स की वैल्यू कितनी 6 माइनस कितना एनआर, एनआर की वैल्यू कितनी है 975 डिवाइड बाय कितना एनएस 120 इंटू कितना 50 डिवाइड बाय कितना 6, ठीक है। तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 120 इंटू 50 माइनस 975 इंटू कितना 6 डिवाइड बाय कितना 120 इंटू कितना 50। इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, स्लिप की वैल्यू। इफ यू कैलकुलेट दिस वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट द स्लिप वैल्यू इज दैट इज इक्वल टू 0.025, कितना आ जाएगा 0.025। तो मेरे पास कितना आ गया 0.025। तो मेरे पास यहां पे कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.025 मल्टीप्लाइड बाई 39 किलोवाट माइनस कितना 2 किलोवाट। आप इसको जरा कैलकुलेट कर लो, यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, वैल्यू ऑफ व्हाट, पी आउट, ठीक है। तो पी आउट की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 36.025, 36.025 किलोवाट। तो आप बताओ फाइनली इसमें पुट कर दो इस रिलेशन में, दैट इज इक्वल टू 36.025 डिवाइड बाय कितना 40 इंटू 10 पावर 3 और ये भी कितना 10 पावर 3 इंटू कितना 100। आप इसको सॉल्व कर लो, यू आर गोइंग टू गेट द इफिशियंसी वैल्यू विल बी, आई एम गेटिंग 90% अप्रोक्सीमेटली, कितनी 90%। तो मेरे पास कितना आ गया, इट्स अप्रोक्सीमेटली 90%। तो करेक्ट क्या है आपके पास, द इफिशियंसी मोटर इफिशियंसी की जो आएगी आपको 90%, इट मींस द ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज इट ओके। तो आई थिंक यू नो दिस रिलेशन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस थिंग, ठीक है, कि ये रिलेशन कैसे आता है आपके पास, ये रिलेशन पता है तो यू कैन कैलकुलेट द इफिशियंसी वैल्यू, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हम इसमें कैसे कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे अगर बात की जाती कि कॉपर लॉस कितना होगा, यू कैन कैलकुलेट दिस कॉपर लॉस। क्यों, पीजी आपको पता है, पीजी पीसी में रिलेशन पता है, एस की वैल्यू पता है, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, कॉपर लॉस आल्सो। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। तो आपको जो भी निकालना हो अकॉर्डिंगली आप चीजों को हैंडल करो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं। Question number 5. A 440 volt 50 hertz 6 pole 960 rpm star connected induction machine has the following parameter: RS is equal to 0.6 ohm, RR is equal to 0.3 ohm, XS is equal to XR is equal to 1 ohm. The magnetizing reactance is very high and is neglected. The machine is connected to the 440 volt 50 hertz supply and a certain mechanical load is coupled to it. It is found that the magnitude of the stator current is equal to the rated current of the machine, but the machine is running at a speed higher than its rated speed. The speed at which the machine is running and the torque developed by the machine respectively are options has been given to us. अब देखते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देयर इज अ 3 फेज इंडक्शन मोटर 440 वोल्ट स्टार कनेक्टेड मशीन है, फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज है, नंबर ऑफ पोल्स 6 है, रेटेड स्पीड एन आर इक्वल टू 960 आरपीएम है। आर एस मतलब वो स्टेटर का रेजिस्टेंस कितना 0.6,
आर आर का मतलब वो रोटर रेजिस्टेंस कितना, वो 0.3, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, रोटर रिएक्टेंस और स्टेटर रिएक्टेंस दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 ओम। आई गेस बोथ वैल्यूज आर सेम, ठीक है। तो मेरे पास जो फाइनली आपके पास जो गिवन है, इसका मतलब इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं इसका ड्रॉ करना चाहूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, देयर इज 2 रेजिस्टेंसेस एंड रिएक्टेंसेस, ठीक है। तो मेरे पास क्या मिलेगा, वन इज व्हाट, आर आर एस, दिस इज आर आर डिवाइड बाय कितना, एस, ठीक है। नेक्स्ट बताओ मुझको ये वैल्यू कितनी मिलेगा आपके पास, दिस इज द जे ऑफ व्हाट, एक्सेस, और ये जे ऑफ कितना, एक्सआर, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपके पास क्या मिल गई, कुछ ऐसा आपको इक्विवेलेंट सर्किट दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई इज हाउ मच, फेज वैल्यूज आपको यूज करना है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा सप्लाई वोल्टेज में 440 डिवाइड बाय कितना, √3 कितना वोल्ट, ठीक है। अब बताओ मुझको ये वैल्यू पता है, ये सारी वैल्यूज आपको पता है, तो सबसे पहले बताओ मुझको, मैं अगर कैलकुलेट करना चाह रहा हूं टॉर्क के बारे में, तो टॉर्क मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, टॉर्क कैसे निकालते, T इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ PG, कैसे निकालते थे, 3 टाइम्स ऑफ PG, ठीक है। तो मैं अगर निकालना चाहूं तो 3 टाइम्स ऑफ PG डिवाइड बाय कितना, ओमेगा S, ठीक है। यही हम टॉर्क एक्सप्रेशन आप यूज करते आए हो, ठीक है। तो आप बताओ ये अगर लिखूंगा मैं तो 3 डिवाइड बाय ओमेगा S इंटू PG इज इक्वल होगा I स्क्वायर इंटू R2 डिवाइड बाय कितना, S, यही आप लिखते आए हो, ठीक है। तो आप बताओ मुझको नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा, 3 बाई ओमेगा S इंटू I की वैल्यू निकालना है, तो I की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं इसके अंदर, I की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, इतना डिवाइड बाई टोटल, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, इतना 440 डिवाइड बाई कितना, √3 का क्या, होल स्क्वायर डिवाइड बाई, ठीक है। करंट की वैल्यू आप निकाल रहे हो ना, तो इतना डिवाइड बाई इतना, और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा कितना आएगा, रूट ऑफ आर एस प्लस आर आर डिवाइड बाई एस का होल स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, रूट है इसका, फिर यहाँ पे स्क्वायर अगर करोगे तो ये क्या चीज मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का मिलेगा, आर एस प्लस आर आर डिवाइड बाई एस का क्या, होल स्क्वायर प्लस एक्सेस प्लस कितना, एक्स आर, ठीक है, इसका क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द आई स्क्वायर वैल्यू इनटू कितना, R2 मतलब आर आर डिवाइड बाई कितना, S। तो आपको क्या नीड है, अगर आप टॉर्क निकालना चाह रहे हो तो आर आर पता है, आर एस की वैल्यू पता है, क्या नहीं पता, स्लिप की वैल्यू। तो चलो इसको पुट कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 डिवाइड बाई ओमेगा एस, ओमेगा एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू NS डिवाइड बाई कितना, 60, दिस इज द ओमेगा एस वैल्यू इनटू मेरे पास कितना आ गया, 440 डिवाइड बाय √3 का क्या, होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर एस की वैल्यू आपके पास गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0.6 प्लस आर आर की वैल्यू है 0.3 डिवाइड बाय एस का क्या, होल स्क्वायर प्लस दिस इज 1 ओम प्लस 1 ओम का क्या, होल स्क्वायर इनटू आर आर की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.3 डिवाइड बाय कितना, एस। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या चीजें अननोन है, दो चीजें, वन इज स्लिप एंड सेकंड वन इज NS। तो मैं NS की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करता हूं, NS इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 120 F बाई कितना, P। तो 120 F की वैल्यू मेरे पास कितनी, 50 हर्ट्ज डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स मेरे पास कितने अवेलेबल है, 6। तो कितना हो जाएगा, दिस इज 2, दैट इज हाउ मच इज इक्वल टू 1000 RPM, ठीक है। तो NS की वैल्यू तो मेरे पास मिल गई, NS की वैल्यू मैं उठा कहां पुट कर दूंगा, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो NS की वैल्यू मेरे को मिल गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं S की, स्लिप इज इक्वल होता है NS माइनस NR डिवाइड बाय कितना, NS, ठीक है। तो आप बताओ मुझको NS की वैल्यू मेरे पास है 1000, NR की वैल्यू मेरे पास कितनी की, दैट इज इक्वल टू 960। तो 960 डिवाइड बाय कितना, 1000। तो मैं तुरंत क्या निकाल लूंगा, स्लिप। स्लिप अगर कैलकुलेट करोगे तो मेरे पास कितना, 1000 में 960 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 40 डिवाइड बाय कितना, 1000, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.04। इज इट ओके। तो स्लिप की वैल्यू पता चल गई। अब बताओ NS पता चल गया, स्लिप पता चल गया, स्लिप की वैल्यू यहां पुट कर दो, स्लिप की वैल्यू पुट कर दो, NS की वैल्यू पुट कर दो और T की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो आई थिंक T की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी, T की वैल्यू मेरे पास फाइनली T इज इक्वल टू आ जाएगा, आप जब सॉल्व करोगे इसको तो आपको T की वैल्यू निकल के आएगी 199.19, 199.19 न्यूटन मीटर। यू कैन कैलकुलेट दिस थिंग, ठीक है। इफ समथिंग इज एरर इज गोइंग, ठीक है, यू कैन करेक्ट दैट थिंग, बट कंसेप्ट इज राइट, ठीक है। आपके पास क्या है, ये चीजें क्या है, आपके पास फॉर्मूले सेम, आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा जज कर लो। इफ यू कैलकुलेट दिस थिंग यू विल गेट द टॉर्क एक्सप्रेशन लाइक दिस वन। इज इट करेक्ट, ठीक है। अब बता मुझको, अब आपके पास क्या हुआ, टॉर्क जो मेरे पास जो ऑप्शन कौन से अवेलेबल है, ए ऑप्शन अवेलेबल है,
दैट्स इट्स ओनली ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास जो पूछा गया है कि अगर मेरे पास यही मशीन सिंक्रोनस स्पीड से भी ज्यादा स्पीड पे रन करना स्टार्ट कर दे, तब आपसे पूछा है कि मेरे पास उसकी स्पीड कितनी आएगी, यही पूछा गया आपसे, ठीक है। तो आप बताओ मुझको, अगर ये इंडक्शन मशीन सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर चली गई, सबसे पहले बताओ जो आपने स्लिप कैलकुलेट किया S इज इक्वल टू कितना आपने निकाला है, दैट इज NS माइनस NR डिवाइड बाय कितना किया था आपने NS, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर चली गई तो NR की वैल्यू तो ज्यादा होगी ना NS से, अगर NR की वैल्यू आपके पास ज्यादा हो जाएगी तो स्लिप की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। इसका मतलब अगर ये मशीन ऑपरेट कर रही सिंक्रोनस स्पीड से भी ऊपर, तो S की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट किया दैट विल बी माइनस निकल के आएगी 0.04। अगर ये माइनस है तो अब बताओ मुझको, आप पास ऑलरेडी पता है अगर स्लिप की वैल्यू माइनस हो गई तो अब NR की वैल्यू निकाल के देखो, अब NR की वैल्यू कितनी आएगी, तो मैं कहूंगा S इज इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइड बाई NS, दैट इज इक्वल टू NR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा NS टाइम्स ऑफ 1 माइनस S, NS इज इक्वल टू कितना 1000 इंटू 1 माइनस 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 प्लस, स्लिप की वैल्यू कितनी 0.04, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1000 इंटू 1.04। इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट 1040 आरपीएम। कितना मिलेगा 1040 आरपीएम, तो मेरे पास कितना मिल गया 1040 कितना आरपीएम, हेंस ऑप्शन ए इज व्हाट करेक्ट, ठीक है। तो आपको समझ में आया ये चीज आप कैसे की, आपने टॉर्क भी निकाल लिया, आपने निकाल लिया कि अगर मशीन सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर जाएगी तो स्लिप की वैल्यू जो आपने 0.04 निकाला दैट विल बिकम नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव बनेगी तो एनआर की नई वैल्यू कितनी मिलेगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 1040 आरपीएम, ठीक है। तो आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू यू, ठीक है। वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. A three-phase induction motor is driving a constant torque load at rated voltage and frequency. If both voltage and frequency are halved, following statements relate to the new condition if stator resistance, leakage reactance, and core losses are ignored. Number 1, the difference between synchronous speed and actual speed remains same. Number 2, the air gap flux remains same. Number 3, the stator current remains same. Number 4, the PU slip remains same. Among the above correct statements are option A all, option B 1, 2, 3. And option C is 2, 3, 4 and option D is 1 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इट्स अ क्वेश्चन नंबर 6 गेट 2003। मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर मैं वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को हाफ कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या होने वाला है, ठीक है। तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का अगर मैं हाफ करता हूं तो इसका मतलब सबसे पहली चीज क्या हो गई कि मैं चेक करना चाहता हूं डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड एक्चुअल स्पीड में, दोनों ही केस में जब हाफ नहीं था, जब हाफ कर दिया गया तो दोनों में क्या डिफरेंस, जो डिफरेंस होगा NS माइनस NR का, वो दोनों क्या सेम आएंगे, ऐसा हमको चेक करना है, ठीक है। तो आप बताओ मुझको डिफरेंस इन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है SNS, ठीक है। इज इट ओके। अब बताओ अगर फर्स्ट केस की बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा NS1 माइनस NR1 इज इक्वल टू कितना S1 कितना NS1, ठीक है। इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। मेरे पास क्या हुआ फर्स्ट ये केस है ना आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या, जब मैं हाफ कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया NS2, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो स्पीड चेंज हुई, माइनस NR2 इज इक्वल टू कितना S2 और ये कितना हो गया आपके पास NS2। तो दिस इज एक्सप्रेशन 1 एंड दिस इज एक्सप्रेशन 2। वी हैव टू प्रूव दिस कि दोनों ही NS1 माइनस NR1 इज इक्वल टू NS2 माइनस कितना NR2, यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। चलो देखते हैं जरा इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। आप बताओ मुझको अगर मेरे पास क्या है टॉर्क एक्सप्रेशन की बात की जाए तो 3 डिवाइड बाई ओमेगा एस इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई R2 डिवाइड बाई एस का होल स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर इंटू R2 डिवाइड बाई एस, ठीक है। मैंने हमेशा कहा ऑपरेटिंग रीजन बिटवीन लो स्लिप रीजन, तो अगर मैं लो स्लिप रीजन की बात कर रहा हूं, लो स्लिप रीजन, ठीक है, तो लो स्लिप रीजन में क्या होगा आपके पास R2 बाई एस इज वेरी लार्ज देन X2, तो X2 क्या हो जाएगा आपके पास X2 विल बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं तो T की इक्वल वैल्यू कितनी आएगी, T इज इक्वल कितना हो जाएगा 3 बाई ओमेगा एस, ठीक है, इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई ये खत्म, ये कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा R2 और ये कितना SV स्क्वायर, ठीक है। आप बताओ दोनों ही केस में टॉर्क कांस्टेंट है, अगर टॉर्क कांस्टेंट आपके पास है
तो T1 इज इक्वल टू T2। अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूं ना कि मेरे पास क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाई ओमेगा S1 इंटू S1 V1 स्क्वायर डिवाइड बाई कितना R2 इज इक्वल टू कितना होगा 3 डिवाइड बाई ओमेगा S2 इंटू S2 V2 स्क्वायर डिवाइड बाई कितना R2। इज इट ओके और नॉट? ठीक है, अगर ऐसा है जरा देखो जरा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये खत्म, तो मेरे पास कितना आ जाएगा S1 V1 स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा S1 को मैं लिख सकता हूं NS1 की इक्वल लिख दूं, ठीक है, 2 पाई आएगा, वो ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू कितना मिलेगा S2 V2 स्क्वायर डिवाइड बाई कितना NS2। इज इट ओके और नॉट? ठीक है, अब बताओ मुझको, मेरे पास कुछ ऐसा रिलेशन आ गया, अब आपके पास क्या अवेलेबल है? अगर मैं स्लिप 1 स्लिप 2 रिलेशन चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा S2 डिवाइड बाई S1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, S1 किधर लेके चले आओ तो ये क्वांटिटी उधर जाएंगे, तो मेरे पास क्या मिलेगा V1 स्क्वायर V1 डिवाइड बाई V2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू, ठीक है, NS2 ऊपर जाएगा NS1, तो मैं लिखूंगा NS2 डिवाइड बाई कितना NS1। इज इट ओके और नॉट? ठीक है, अब बताओ मुझको, मेरे पास क्या किया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी को हाफ किया जा रहा है और वोल्टेज क्या किया जा रहा है, वो भी हाफ किया जा रहा है, तो मैं यही कहूंगा ना कि वोल्टेज का अगर हाफ किया गया तो V1 ये V2 को क्या किया गया हाफ का मतलब होता है 0.5, ठीक है, कितना V1 का होल स्क्वायर इनटू नेक्स्ट मेरे पास NS2, N इज प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी का अगर हाफ करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 0.5 ऑफ कितना NS1 डिवाइड बाई कितना NS1, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, आपके पास कितना बच गया 1 डिवाइड 4 इंटू कितना 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू कितना 2, तो मैं कह सकता हूं ना S2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ व्हाट S1। इतना क्लियर हुआ आपके पास? तो स्लिप की जो वैल्यू आएगी S2 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ S1। ठीक है, अब बताओ मेरे पास क्या है NS2 माइनस NR2 इज इक्वल कितना था S2 टाइम्स ऑफ कितना NS2। ठीक है, S2 की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ कितना S1 इनटू NS2 जो है आपके पास, आपको पता है NS इज प्रोपोर्शनल टू कितना फ्रीक्वेंसी, तो मेरे पास क्या होगा NS2 डिवाइड बाई NS1 इज इक्वल टू कितना हो गया F2 डिवाइड बाई F1 इज इक्वल टू कितना, फ्रीक्वेंसी हाफ की गई तो 1/2। इज इट ओके? ठीक है, तो NS2 की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू NS1 डिवाइड बाई कितना 2। तो आप बताओ मुझको, यहां जरा पुट कर दो 1/2 इंटू कितना NS1, तो 1/2 2 कैंसिल, कितना आ गया NS1 इंटू NS1 एंड दैट इज इक्वल टू किसके है NS1 माइनस NR1। तो मेरे पास क्या आ गया NS2 माइनस NR2 इज इक्वल टू कितना आ गया, बोथ आर सेम। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट करेक्ट इफ यू आर डूइंग लाइक दिस वन। ठीक है, अब बताओ मुझको नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या है, फ्लक्स के बारे में, फ्लक्स की इंफॉर्मेशन। ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू जो होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू V/F। ठीक है, अगर मैं क्या करूंगा, मैं चेक कर लूंगा V2 डिवाइड बाई F2 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई कितना F1। ठीक है, बिल्कुल आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, V2 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 इंटू कितना V1, F2 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 इंटू कितना F1, 1/2 कैंसिल आउट, तो मतलब V1/F1, इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू क्या है आपके पास कांस्टेंट, इसका मतलब सेकंड जो आपके पास स्टेटमेंट है वो भी क्या है आपके पास करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट आपके पास जो है स्टेटर करंट रिमेन सेम। अब बताओ मुझको, आप डायरेक्टली बता सकते थे स्टेटर करंट, टॉर्क जो होता है आपके पास, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू किसके होता है दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ कितना करंट, 5 इज कांस्टेंट, टॉर्क इज कांस्टेंट, तो आई की वैल्यू क्या रहेगा आपके पास कांस्टेंट, तो टॉर्क कांस्टेंट, फ्लक्स इज कांस्टेंट, तो करंट ऑटोमेटिकली आपकी कांस्टेंट होगी, तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है आपके पास करेक्ट। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट बात करते हैं, पर यूनिट स्लिप रिमेन सेम। आप अभी भी कैलकुलेट किए हो कि जो S2 की वैल्यू है S2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ S1, इसका मतलब क्या हो गया आपके पास कि मेरे पास जो स्लिप है वो वैल्यू क्या है कांस्टेंट नहीं है, तो पर यूनिट स्लिप आपके पास परसेंटेज स्लिप कह लो या पर यूनिट स्लिप कह लो, सेकंड जो कंडीशन में स्लिप आएगी दैट इज द 2 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट कंडीशन पर यूनिट स्लिप, इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, वन स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, बोथ 3 आर कनेक्ट, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर इतनी बात? तो आप क्या कर सकते हो, इसमें कुछ जजमेंट आप क्रिएट कर सकते हो, यू नो ऑल दिस एक्सप्रेशंस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। ठीक है, आप इसको इस वे में जज करके आप बता सकते हो कौन से स्टेटमेंट आपका ट्रू हो सकता है। इज इट करेक्ट? सो वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,